सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम सभी लोग निष्ठा पर 18 मॉड्यूल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 18 मॉड्यूल हमको 15 जनवरी तक कंप्लीट करना था। आशा करती हूँ कि हम सभी शिक्षक साथियों के पूरे हो गए होंगे, परंतु जिस किसी भी शिक्षक साथी का कोई भी मॉड्यूल छूट गया है तो इस समय लिंक खुला हुआ है। 18 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद निष्ठा की ऑनलाइन परीक्षा होगी। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस क्रम में वाराणसी जनपद में आयोजित हुई परीक्षा के प्रश्नोत्तर हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में इसी प्रश्नोत्तरी को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों, निष्ठा का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो दीक्षा का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब अगला क्वेश्चन, हमारे देश में कुल कितनी राष्ट्रीय नीति बनी है? तो साथियों, हमारे देश में शिक्षा को लेकर 3 राष्ट्रीय नीति बन चुकी हैं। सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में बनी थी। फिर 1986 में नई शिक्षा नीति आई राजीव गांधी के काल में, और 1992 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में इसमें आंशिक परिवर्तन किया गया था। और तीसरी जो है 2020 में नरेंद्र मोदी के काल में आई है। तो इस तरीके से हमारे देश में कुल 3 शिक्षा नीति अब तक बनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना है। तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना है 5+3+3+4। अब इससे आशय क्या है? पहले का 6 वर्ष की आयु में बच्चे का एडमिशन होता था, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें 3 वर्ष की आयु एडमिशन के लिए निर्धारित की गई है। तो जो पहला 5 है, इसमें 3 साल तो प्ले ग्रुप टाइप रहेगा और 2 साल में फर्स्ट सेकेंड, यानी पहले जो 5 साल हैं इसमें 3 साल प्ले और 2 साल कक्षा 1 और 2, यानी जब 5 साल बच्चा पढ़ेगा तो कक्षा 1, 2 उसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर +3, अगले 3 का मतलब है 3, 4, 5 कक्षा से। उसके बाद अगले 3 का मतलब है 6, 7, 8 से, और लास्ट का जो 4 है उससे 9th to 12th। तो अब जो है नई शिक्षा नीति की संरचना हो गई 5+3+3+4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? पॉक्सो का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब अगला क्वेश्चन, तनाव को दूर किया जा सकता है। तो तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? इसमें 3 ऑप्शन उसमें दिए गए थे, उनको हमने शामिल नहीं किया है। तो उसके 2 ऑप्शन हैं, संगीत सुनकर एवं योग व्यायाम दोनों से। अब अगला क्वेश्चन, बच्चों को डांटना हिंसा है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो साथियों, बच्चों को डांटना हिंसा की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये कथन सत्य है। अब बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है 1098। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर 1098 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है जबकि सेक्स जैविक वर्गीकरण है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है कि जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है जबकि सेक्स जैविक वर्गीकरण है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
कक्षा 1 एवं 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए थे कि अलग से पढ़ाया जाता है या अलग विषय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाषा एवं गणित के साथ ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं, अलग से कोई विषय कक्षा 1-2 में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, जल संसाधन में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों आते हैं। यस, ये सत्य है। जल संसाधन में कैसा भी पानी हो, चाहे पीने वाला हो और चाहे ना पीने वाला हो, सब जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन, दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण अक्षांश के रूप में मकर रेखा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना क्या कहलाता है? मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना निष्क्रिय अधिगम कहलाता है। अगर मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ले जाने वाला अधिगम क्या कहलाएगा? वो सक्रिय अधिगम कहलाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सत्य। ये बात सत्य है कि बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चा कौन है? जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चा कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18 वर्ष से कम आयु का जो भी लड़का लड़की है वो बच्चे की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25 प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में 25 प्रश्न और प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में 15 प्रश्न होंगे। प्रत्येक का पूर्णांक 3 होगा। तो प्राथमिक स्तर पर 15 × 3 यानी 45 मार्क्स का पेपर होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 × 3 यानी कि 75 मार्क्स का पेपर होगा। अब है शैक्षिक भ्रमण एक तकनीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है सत्य। जो हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में शिक्षा की तकनीकियां दी गई हैं, उसके हिसाब से शैक्षिक भ्रमण को एक तकनीक बताया गया है। तो शैक्षिक भ्रमण एक तकनीक है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ELPS में ई का आशय है। देखिए, ELPS में ई का आशय है एक्सपीरियंस, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ELPS, E मीन्स एक्सपीरियंस या अनुभव, L मीन्स लैंग्वेज या भाषा, P मीन्स पिक्चर या चित्र, S मीन्स सिंबल या संकेत। और गणित सीखने में इसका बहुत अधिक महत्व है ELPS का। इसके बाद आता है इरैक। इरैक में C का आशय है, इरैक में C का आशय है कंसोलिडेशन या निष्कर्ष। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। हिंदी में देखिए अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। अब अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 में गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। तो बच्चा अगर गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता है तो ये हमारा लक्ष्य हो गया कक्षा 4 में गणित का। प्रेरणा तालिका का उपयोग किया जाएगा। तो साथियों, प्रेरणा तालिका का उपयोग बच्चों की अधिगम संप्राप्ति को दर्ज करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहज पुस्तिका में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सहज पुस्तिका में कहानी एवं कविताएं शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्या बताती है? तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दैनिक शिक्षण योजना के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन, लिखित समृद्ध माहौल बनाने में क्या उपयुक्त होता है? तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर है विषय वस्तु को समय समय पर बदलते रहना, यानी नयापन लाना। अब जो है अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो, कैसी होनी चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री? जो आकर्षक हो और सीखने में मदद करे। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी कक्षा तब होगी जब
बच्चे प्रश्न कर रहे होंगे और अध्यापक उत्तर दे रहे हों, तो तब एक अच्छी कक्षा कही जाएगी। ये नहीं है सिर्फ टीचर ही बोलता चला जा रहा, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को जो कंटेंट पढ़ाया गया या जो भी कंटेंट है उस पे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं और अध्यापक उसका उत्तर दे रहे हैं, तब एक अच्छी कक्षा मानी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, एआरपी का कार्य है। तो एआरपी का कार्य है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना। अब अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का टॉक टाइम होना चाहिए। तो इसमें शिक्षक का टॉक टाइम 20% होना चाहिए। ये हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है कि एक आदर्श और अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का टॉक टाइम क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20%। तो ये समाप्त होती है हमारी प्रश्नोत्तरी जो निष्ठा ट्रेनिंग ऑनलाइन परीक्षा में पूछी गई है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल प्रीति स्पीक को सब्सक्राइब करें।